Hello dear students, welcome again to one more lecture of probability, and in today's lecture we are going to solve question number 3 onwards of exercise 13.3. Question number 3, what is the statement? Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. There is a college, okay, and it is known that in that college 60% students are hostler, reside in hostel, यानी वो hostel में रह रहे हैं, and 40% are day scholars. Day scholars are those students who do not reside in any hostel. वो hostel में नहीं रहते हैं, वो दिन में केवल पढ़ते हैं, and then they go to their home. Clear है भाई? टोटल में से 60% are hostler and 40% are not hostler. फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग है. प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट, उसी कॉलेज के लास्ट ईयर के रिजल्ट को किसी ने एनालाइज किया एंड इट इज कम टू नो दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल, लिसन केयरफुली, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका 30%, क्लियर, मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं 60 बच्चे तो उनका 30%, क्लियर, अटेन ए ग्रेड and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. आपने इस बात को समझना है. कैसे समझ पाएंगे आप इस बात को कि मान लीजिए किसी कॉलेज में हैं आपके 1000 स्टूडेंट्स, तो 60%, ये देखिए एक बार कैमरा की रेंज में है, अब सब कुछ 60%, 60% का मतलब हो गया 600 हैं आपके हॉस्टलर एंड 40% यानी 400 हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, दे आर डे स्कॉलर. क्लियर. अब जो हॉस्टल में रहते हैं उनका 30% ऑफ 600 की आती है ए ग्रेड. ये बात आपने ऐसे समझनी है. एंड वेयर इज द नेक्स्ट इज 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, और इनका 20% यानी कि 20% ऑफ 400 इनको भी मिल रहा है ए ग्रेड. क्लियर है? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. ये दिस इज जस्ट अ सपोजिशन. इफ देयर आर 1000 स्टूडेंट्स देन 600 आर हॉस्टलर, 400 आर नॉन हॉस्टलर, 30% ऑफ 600 अटेन ए ग्रेड, 20% ऑफ 400 अटेन ए ग्रेड. क्लियर. तो ये यहाँ कहा गया है. एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज. एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट को चूज किया गया एंड फाउंड दैट ही हैज एन ए ग्रेड, तो हमें पता लगा कि उस बच्चे की पहले ही ए ग्रेड आ चुकी है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हॉस्टलर है, यानी वो हॉस्टल में रिजाइड करता है. तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी चलती है इन विच वी यूज बेस थ्योरम. ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि अ स्टूडेंट इज चूजन. ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली, व्हेन अ स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली, ठीक है भाई, रैंडमली जब हम एक स्टूडेंट को चूज करते हैं तो 2 केसेस अराइज. इवन पहला केस क्या होगा? स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, ये वो हॉस्टल में रिजाइड करता है. एंड E2 सेकंड केस क्या होगा? स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर. तो हम ये साथ साथ में वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%. 60% मीन्स 60/100. 60/100 मीन्स 23 जा 25 जा. एंड व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर? डे स्कॉलर कितने हैं भाई? 40%, दैट इज 40/100, 22 जा एंड 22 जा 40, 25 जा 100. 2 केसेस ये हो गए. अब हमारे पास क्या केस आता है कि जो स्टूडेंट हमने चूज किया है उसकी ए ग्रेड आ रही है, तो उस इवेंट को हम नाम दे देते हैं ए. लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट चूजन, जो स्टूडेंट हमने चूज किया है हैज ए ग्रेड. क्लियर भाई, जिस बच्चे को हमने चूज किया है उसकी ए ग्रेड आई है और इवेंट का नाम भी ए है, तो इस ए ग्रेड को आप इन्वर्टेड कोमास में लगा लीजिए. क्लियर है? आगे बढ़े. नाउ देयर आर 2 केसेस बेटा, देयर आर 2 केसेस व्हेन द स्टूडेंट हैज ए ग्रेड, तो या तो वो हॉस्टल से है या वो डे स्कॉलर है. क्लियर है? वो बच्चा या तो हॉस्टल से है या वो डे स्कॉलर है. तो हाउ विल यू राइट? देखो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. डिटेल में तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि द स्टूडेंट इज हॉस्टलर एंड ही हैज एन ए ग्रेड. हम यहाँ लिखते हैं द स्टूडेंट इज हॉस्टलर गिवन दैट लिखना था कि स्टूडेंट अटेन
A grade student attain A grade given that he is hostler. He is hostler. वो हॉस्टल में रहता है, फिर उसकी A ग्रेड आई है, तो हॉस्टल में रहने वाले को इवन A ग्रेड आई है, तो क्या था अब हमारा ये, अब आपने देखना है कि हॉस्टल में रहने वालों की A ग्रेड आई है, तो बात क्लियर हो गई ना। हॉस्टल में रह रहा है तो यहाँ पहले ही कह रखा है कि जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनका 30% की A ग्रेड आ रही है, तो हो गई ना प्रोबेबिलिटी A बाई इवन। भाई हॉस्टल में रह रहे हैं और A ग्रेड आ गई तो 30% यानी 30/100 यानी कि 3/10। एंड वो बच्चा हॉस्टल में नहीं रह रहा, A ग्रेड आ रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट अटेन्स A ग्रेड गिवन दैट। इस गिवन दैट पे आपने फोकस करना है। ही इज अ डे स्कॉलर, ही इज अ डे स्कॉलर मीन्स द स्टूडेंट है इज ऑलरेडी डे स्कॉलर और उसकी अब A ग्रेड आई है, तो वो कितनी % प्रोबेबिलिटी थी भाई, दैट इज 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स। क्लियर, 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स, तो ये हो जाएगा 20/100 दैट इज 1/5। ऑल थिंग्स आर क्लियर हेयर, हमें सारी थिंग्स क्लियर हो गई। दो ये हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केस हो गए, दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर और स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर। अब हॉस्टल में पढ़ता था, फिर A ग्रेड आई तो ये प्रोबेबिलिटी है, डे स्कॉलर है और A ग्रेड आई तो ये प्रोबेबिलिटी। अब हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली, वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली दैट स्टूडेंट हैज A ग्रेड ऑलरेडी गिवन दैट ही हैज एन A ग्रेड, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही इज द हॉस्टलर। क्लियर, तो नाउ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट स्टेटमेंट को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट किस चीज की, कि स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। ठीक है, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, हाँ, गिवन दैट हमें पहले से पता है कि उसकी A ग्रेड आ चुकी है, ही हैज अटेन्ड A ग्रेड, गिवन दैट ही हैज अटेन्ड A ग्रेड। समझ रहे हैं ना, A ग्रेड अटेंड की, A ग्रेड अटेंड करने को हमने A इवेंट नाम दिया, यानी A तो ऑलरेडी गिवन है और वो हॉस्टलर है, तो हॉस्टलर को हमने क्या नाम दिया था, उस इवेंट को E1 नाम दिया था, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1/A की। तो जस्ट अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे इन दोनों केसेस का सिग्मा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर है, ये चीज मैंने आपको एक सिंपल तरीके से भी बताई थी, मैं फिर बताने की आपको कोशिश करती हूँ कि अगर किसी बच्चे को A ग्रेड आती है तो भैया दो ही बातें होंगी कि भाई वो हॉस्टल में था और उसकी A ग्रेड आ गई। ठीक है ना, भाई वो हॉस्टल में था और फिर उसकी क्या आ गई, A ग्रेड आ गई, और वो बच्चा हॉस्टल में नहीं था, डे स्कॉलर था, तो उसकी A ग्रेड आ गई। ठीक है ना, किसी बच्चे की A ग्रेड आ रही है तो दो बातें हैं कि वो हॉस्टलर है एंड, ध्यान देना, हॉस्टलर है एंड A ग्रेड उसकी आ रही है, या वो हॉस्टलर नहीं है, डे स्कॉलर है और उसकी A ग्रेड आ रही है। थोड़ा मैं ये शॉर्टकट में ले रही हूँ इसको, तो और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब एडिशन हो जाएगा, और इस बात का मतलब हॉस्टलर है तो E1 और A ग्रेड आ चुकी है, तो उस बात को हम क्या नाम दे रहे हैं, A, और का मतलब यूनियन, डे स्कॉलर है तो E2 A। अब यहाँ आप क्या लगाओगे, यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और वे प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E1 हैपन हो चुका है, ये आपको याद है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और यूनियन का मतलब हो जाएगा प्लस की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो ये तो हो गए भैया आपके टोटल केस। देखो सिंपल प्रोबेबिलिटी जो 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, हाउ यू कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करते थे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी की फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो यही होंगे कि A ग्रेड कैसे निकलेगी, बच्चा हॉस्टल में था फिर A ग्रेड आ गई, या बच्चा घर में था फिर A ग्रेड आ गई। हॉस्टल में E1 A, अब ये मैंने आपको बता रखा है कि A B की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
अगर इंडिपेंडेंट है तो, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो सेम केस यहाँ पर चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल केस, तो ये तो नीचे आ जाएंगे। और फेवरेबल केस कौन सा है हमारा कि हॉस्टल में रहता हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाय E1 तो ऊपर आ जाएगा, और इन दोनों का जो ये सिग्मा है, मान लो मैं इसको कोई एक्स नाम दे दूं तो ये नीचे आ जाएगा। और यही चीज हमारी बेस थ्योरम से भी आती है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बाय चांस बेस थ्योरम भूल जाते हो तो फिर आपको ये सारा इस तरीके से करना पड़ेगा। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। अब आपको वैल्यूज याद रखनी है। ये देखिए E1 की 3/5, E2 की 2/5, ठीक है। तो E1 के प्लेस पर मैंने रखा 3/5, A बाय E1 अभी आपके सामने आया है 3/10 इंटू 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 3/10 प्लस, यहाँ देखो ध्यान से, E2 का मतलब कितना था 2/5 और ये है हमारा 1/5। जस्ट सॉल्व इट। 9/50 न्यूमरेटर में, ठीक है भाई, 9/50 न्यूमरेटर में और 9/50 प्लस 2/25 डिनोमिनेटर में। एलसीएम ले लीजिए। ऊपर है 9/50, डिनोमिनेटर में 50 एलसीएम आएगा, 50 से 50 कैंसिल, 9, 25 2 जा 50, 2 2 जा 4, 9/50 इंटू, मैं रिवर्ट कर रही हूँ, 50/9 प्लस 4 13, इट इज कैंसल्ड, 50 से 50 एंड 9/13 इज आवर आंसर। मीन्स 13 में से 9 चांसेस हैं कि जो ए ग्रेड वाला बच्चा है वो हॉस्टलर है, ठीक है भाई। आई होप कि यू हैड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। Now we will solve question number 4 beta. In answering a question on a multiple choice test, clear? एक multiple choice test है and a student is there to attempt the question paper. तो क्या कहता है कि in answering a question, while answering the question, a student either knows the answer or guesses. अब एक student है who is attempting the question paper, then there are two options. What are those two options? That either he knows the answer, clear? He knows the answer. What is the answer of the question? Clear? And if he does not know the answer, then he will guess it. He will guess it. There are two cases. या तो उसको उत्तर पता है, यदि उसको उत्तर नहीं पता है तो वो तुक्का लगा रहा है, गैस कर रहा है। आगे बढ़े। Let 3/4 be the probability that he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guesses. Clear? He knows the answer correctly, that the probability is 3/4. If he is guessing the answer, then the probability is 1/4. Clear? Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. ध्यान देना भाई, एक स्टूडेंट है, उसने तुक्का लगाया, गैस किया और उसका आंसर करेक्ट हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। वैसे भी 4 ऑप्शंस में से एक ही करेक्ट होता है। तो what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ध्यान दे, हमें ये पता है कि बच्चे का उत्तर ठीक है। given that, क्या given है कि he answered it correctly, his answer is 100% right, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। बट इस मतलब ये हमें पता लग चुका है कि आंसर राइट है। अब ये कैसे पता लगे कि उसको आंसर पता था, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर करेक्ट है और उसे पता भी था, इस बात की अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो, आप अपने आप को यहाँ इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग इन अ टेस्ट एंड यू हैव अ क्वेश्चन पेपर विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यू नोज द आंसर और यू विल गेस द आंसर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन अ स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन, व्हेन अ स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन, देन 2 केसेज अराइज, 2 केस अराइज हो रहे हैं, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बेस थ्योरम तभी अप्लाई होती है व्हेन द ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इवन इवेंट क्या है? इवन बी द इवेंट दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, भाई उसे आंसर पता है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? हमें ऑलरेडी गिवन है दैट 3/4, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/4। E2 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट गेसेस द आंसर, स्टूडेंट गेसेस द आंसर, भाई वो तुक्का लगा रहा है, गैस कर रहा है, आइडिया लगा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। हमें ऑलरेडी गिवन है 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है एंड आपको कैलकुलेट करना है, आपको पता लगाना है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से हैं। उन्हें आपने E1 E2 नाम देना है
क्लियर। और जो लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है, ही आंसर्ड इट करेक्टली, उसे आपने ए नाम देना है। अगर आपको कोई आइडिया ऐसे ना मिल रहा हो, देन आई टेल यू कि लास्ट में जो गिवन दैट होता है, नेम इट एज इवेंट ए। लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। हमें बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब सही जवाब दोनों तरीके से दिया जा सकता है कि मुझे पता था फिर मैंने सही जवाब दिया, नहीं पता था फिर भी मैंने सही जवाब दिया। तो नाउ वी विल डिस्कस दीज टू केसेस। तो नाउ क्या आएगा कि आंसर सही था, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। किस चीज की अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर। भाई अब आप एक बात बताओ कि हमें आंसर पता है, ही नोज द आंसर। ही नोज द आंसर मीन्स इसे आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, आंसर इज करेक्ट यानी ए, गिवन दैट कंडीशन हो गई, ही नोज द आंसर E1। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी, वी आर नॉट गिवन, बट इट इज ऑब्वियस कि जब हमें आंसर पता है और हम सही जवाब देंगे तो पूरी एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है उस बात की, ठीक है ना। अगर आपको आंसर पता है फिर भी आप गलत लिख कर आ रहे हो तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 बनती है कि स्टूडेंट नोज द आंसर एंड ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो वो तो हो गई 1। और सेकंड केस हो जाता है कि आंसर इज करेक्ट, बच्चे का जो आंसर है वो करेक्ट है बट उसने आइडिया लगाया है, गिवन दैट ही गेसेस द आंसर, उसने आंसर पर तुक्का लगाया है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, इस आंसर इज करेक्ट ए, गिवन दैट कंडीशन E2, A by E2। तो ये देखो ये रहा, एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट इज 1/4, ठीक है, उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो ये हमारा हो गया 1/4। यही 4 केस अब हम यहाँ निकालते हैं। अब आप देखो इस बात को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। मान लो आपको बेस थ्योरम नहीं आ रही, देन हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बच्चे ने सही उत्तर दिया और उसको आंसर पता था, तो हमें सही उत्तर दिया की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हो, ध्यान देना मेरी बात पर, तो हम क्या करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स क्या होंगे कि बच्चे ने सही आंसर दिया, आंसर करेक्टली, थोड़ा मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी तो 2 केस बनेंगे हैं। आंसर करेक्ट है बशर्ते कि उसको पता था, या ऐसा भी हो सकता है कि आंसर करेक्ट है और उसने तुक्का लगाया। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं भाई। आप अपने आप को खुद मान के चलो कि यू आर इन एग्जाम सेंटर, आपने सही उत्तर दिया, आपको पता था, ठीक है, आपने सही उत्तर दिया लेकिन आपने तुक्का लगाया था, ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट है ए, यू नोज द आंसर E1 या ए E2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी, ये उल्टा लेंगे भाई, हम इसको उल्टा लेंगे। ये पहले आएगा ही नोज द आंसर, फिर उसने करेक्ट दिया, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा उल्टा लिख गई। तो आंसर पता था और फिर करेक्ट दिया और उसने तुक्का लगाया फिर भी उत्तर सही हो गया। तो अब इसको आप कैसे लोगे, E1 और भैया A by E1 डिपेंडेंट है, और का मतलब हो गया प्लस E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। तो ये हमारा टोटल केस होगा, इसके अलावा कोई टोटल केस नहीं बनता है। तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फेवरेबल क्या है कि उसने आंसर को नो करता था, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना आइडिया ले सकते हो। अदरवाइज बेस थ्योरम इज वेरी इजी। तो अब हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे आप अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग बेस थ्योरम। हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारी लास्ट लाइन में पता होता है हमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी E1 गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली ए, E1 बाय ए हमने निकालना है। तो पहले इस लैंग्वेज को आपने एज इट इज लिखना है कि वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, दैट, अब आपको बिल्कुल यहां से ये लैंग्वेज एज इट इज कॉपी कर लेनी है। स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर
गिवन दैट, मैंने देखो बिल्कुल ऊपर से नकल उतारी है, मैंने बिल्कुल ऊपर से सिर्फ आपके लिए, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है भाई, तो इसको अब आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे? नोज द आंसर का मतलब इवन, आंसर्ड करेक्टली बाय ए। बेस थ्योरम मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपने यहाँ पर यूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू ए बाय इवन, और नीचे आ जाएगा इसका सिग्मा। इवन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाय E2। जस्ट पुट द वैल्यूज, इवन इज 3/4, E2 इज 1/4, तो 3/4 इंटू ए बाय इवन, आंसर नो, ही नोज द आंसर, करेक्ट देना तो 1 आएगा, 3/4 इंटू 1, और ये 1/4 इंटू 1/4। जस्ट सॉल्व इट। अरे ये आपको दिख नहीं रहा, 1 मिनट भाई। 3/4 इंटू 1, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, न्यूमिनेटर में आएगा 3/4, डिनोमिनेटर में आएगा 3/4 प्लस 1/16, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 16 एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1, 3/4 डिवाइडेड बाय 13/16, 3/4 रिवर्स करेंगे तो 16 ऊपर 13 नीचे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/13 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि उसका आंसर ठीक था, गिवन था हमें, और उसको आंसर पता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट इज वेरी लार्ज। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही मुश्किल है प्रोबेबिलिटी, बट ऐसा नहीं है। जस्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। A laboratory blood test is 90% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। पहले हम यहाँ तक की हिंदी करते हैं। एक लेबोरेटरी में अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, किसी भी बीमारी को पकड़ने में, इफ इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, और वो अगर वास्तव में है। मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, हम कुछ भी एनीमिया है मान लो, ठीक है, हम ऐसे चाहेंगे नहीं किसी को हो लेकिन समझ लीजिए कि कोई बीमारी है वास्तव में, अ पर्सन इज रियली सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, और उसने टेस्ट कराया, तो उस टेस्ट ने 90% चांसेस हैं कि वो उसकी बीमारी को डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि वो टेस्ट 90% करेक्ट रिपोर्ट देता है। क्लियर? हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ध्यान देना है, फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हेल्दी पर्सन का टेस्ट किया जाता है, मतलब वो पर्सन हेल्दी पर्सन मीन्स इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद, नहीं ये एक मिनट भाई, ये यहां पर बीच में आ गया, इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड कि 0.5%, ये अब एक बात को आपने जरा ध्यान से समझना है कि इस 0.5% और 0.005 बोथ आर सेम। कैसे? जरा ध्यान दो। 0.5% का मतलब है 0.5% का मतलब 100। नेक्स्ट स्टेप में मैं पॉइंट हटा दूं तो ये हो गया 5/1000, और 5/1000 का मतलब हो गया 0.005। तो बोथ आर सेम। तो इसी बात को इलेबोरेट करके इस ब्रैकेट में कहा गया, ध्यान से समझना, बस स्टेटमेंट ही समझनी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। मतलब एक बंदा है बिल्कुल हेल्दी है, मान लीजिए मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं टेस्ट कराने गई तो उसने मुझे बता दिया कि मुझे ये बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहा है कि दैट इज मीन्स इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिजीज। वो टेस्ट 0.005% बताता है कि बंदा बीमार है, यानी इतनी गलती की संभावना उस टेस्ट में है। क्लियर? आगे बढ़ूं भाई। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ने टेस्ट कराया तो उसने बताना है कि 90% तक, नहीं स्वस्थ नहीं सॉरी, एक बीमार आदमी अगर टेस्ट कराने जा रहा है तो वो बिल्कुल 90% एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। लेकिन कभी कभी हेल्दी पर्सन टेस्ट कराने जा रहा है और उसको बीमार बता दे, तो ये प्रोबेबिलिटी है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है, किसी भी सिटी की, किसी भी विलेज की, किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से केवल 0.1% पॉपुलेशन ऐसी जिसको वो बीमारी, मान लो कोरोना ही चल रहा है आजकल, मान लीजिए भी मैं कोरोना काल में करा रही हूं, तो कोरोना वास्तव में है और ब्लड टेस्ट से 90% आ जाएगा कि भी हाँ आपको कोरोना है। लेकिन मान लो मुझे कोरोना नहीं है और कह दी तो 0.005% चांस है कि मुझे कोरोना नहीं है, फिर भी कोरोना बता दिया।
क्लियर। अब पूरी पॉपुलेशन में 0.1% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में कोरोना है। क्लियर, आ रहा है समझ में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो ये तो जो गिवन दैट है मैंने पहले ही बता दिया था, इसको क्या नाम देना है, ए। तो इसका तो केस ही खत्म हो जाता है। इससे पहले जो आ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, तो दो ही बातें होंगी। अगर हम किसी पर्सन को चूज करते हैं तो भैया या तो वो बीमार है या वो बीमार नहीं है। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड, if a person is selected randomly, then two cases arise, दो केस बनते हैं। let even be the event that the person has the disease, let even be the event that the person has the disease। ठीक है भाई, वो व्यक्ति बीमार है। तो बीमार का तो अभी हमें बताया था कितना है, 0.1% है। अभी ये देखो लास्ट में आया है अभी हमारा, तो इवन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.1% होगी, यानी 0.1% हटाने के लिए नीचे 100 और ये हो जाएगी 1/1000। क्लियर है। और E2 बी द इवेंट, लेट E2 बी द इवेंट दैट पर्सन हैज नो डिजीज। ठीक है भाई, पर्सन हैज, राइटिंग पर ध्यान मत देना, बहुत लिखना पड़ता है, तो आप इसको जरा सफाई से अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। तो कोई डिजीज नहीं है तो भाई देखो एक ये तो दोनों बिल्कुल क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव केस है। या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्यों, आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1। क्यों हो जाएगी 1 भैया, तो बंदा बीमार है या बंदा बीमार नहीं है, सिंपल सी बात है। तो 1 माइनस 1/1000, 1000 1 जा 1000 और ये यहाँ करेंगे तो 999/1000, ये आ जाती है E2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, हाईलाइट कर लिया, वो बॉर्डर में कर लिया कि ये E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/1000, ये आपकी भाई E2 की पेन फिनिश हो गया, ये की प्रोबेबिलिटी है 999/1000। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा मेन क्या है कि हमें इस इवेंट को ए सपोज करना है। 1 मिनट पे मैं इसको कर ही देती हूँ ब्लॉक में, अदर पेन ले लिया है मैंने। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने E1 और E2 दो इवेंट छांटने हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप लास्ट की लाइन पे फोकस करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया जो गिवन दैट है ना उसको तो ए मान लो, और उससे पहले वाला जो इवेंट है वो या तो E1 पाएगा या E2 पाएगा या E3। 3 भी केसेज होंगे, आगे आएंगे, अभी तो हमारे शुरुआत के क्वेश्चन चल रहे हैं तो 2 ही केसेज हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिजीज, तो उसको मैंने E1 लिया, उसका अपोजिट E2 हो जाएगा। ए इवेंट हम लेंगे कि टेस्ट रिजल्ट ऑफ ए पर्सन इज पॉजिटिव। लेट ए बी द इवेंट दैट टेस्ट रिजल्ट ऑफ ए पर्सन इज पॉजिटिव। मतलब सारी लैंग्वेज आप इसी में से निकाल सकते हो, सारी लैंग्वेज इसी में से निकाल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ए इवेंट है कि किसी भी पर्सन का जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। भैया टेस्ट की रिपोर्ट तो दोनों केस में पॉजिटिव आ रही है, बंदा बीमार है तो भी पॉजिटिव आ रही है, बंदा बीमार नहीं है तो भी आ रही है। तो अब हम क्या करें कि बंदा बीमार है फिर भी उसकी मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है कब, जब वो बीमार है। रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है कब, जब वो बीमार नहीं है। तो यहाँ हम पहला केस लेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज या पर्सन इज इल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो A/E1, तो बीमार आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये देखो 90%। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 90%, यानी कि 90/100 मीन्स 9/10। और यहां हम लिखेंगे रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज नॉट इल, तो इस केस को आप क्या कहोगे, A/E2, तो वो उसने खुद बोल रखा 0.005। तो इसे आप, मैं डेसिमल में नहीं करूंगी कैलकुलेशन, मैं फ्रैक्शन में करना प्रेफर करती हूँ, वो इजी रहता है स्टूडेंट्स के पर्पज से। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा बेटा जी 5/1000। आप इसको 1/200 नहीं तो 5/1000 रहने दो। यहाँ तक कोई डाउट आपको?
आपने स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार रीड करना है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया लास्ट की लाइन पर आपने फोकस करना है। लास्ट की ये जो लाइन है इसी में से आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। जो गिवन दैट है, जो गिवन दैट की केस है उसको आपने ए इवेंट नाम देना है। उससे पहले वाला E1 होगा जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, उसका अदर केस E2 हो जाएगा। और इन सब की प्रोबेबिलिटीज अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हो तो यहीं से निकल आएगी। तो एक पर्सन हमने सिलेक्ट किया, E1 इवेंट है, यहाँ देखो ये E1 है, मैंने बोल दिया ना ये E1 है। पर्सन बीमार है, डिजीज है उसको, तो डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1%। उसने बुक वाले ने खुद कहा है कि इतने % लोग बीमार हैं। और पर्सन बीमार नहीं है तो 1 में से माइनस कर दिया, नहीं दे रखी तो। अब इस इवेंट को ए ले लिया कि एक बंदे ने टेस्ट कराया एंड ही इज पॉजिटिव, भाई कोरोना का टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो भैया वो पॉजिटिव कोरोना था और फिर पॉजिटिव आया तो 90% चांस है। लेकिन कोरोना नहीं था फिर भी पॉजिटिव आया तो ये चांस है। अब हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। तो इसको एज इट इज निकाल दीजिए। नाउ वी विल कैलकुलेट, वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एज इट इज भी लिख सकते हो, मैंने बोला यहां से एज इट इज उठा दो, इसको ऐसे कैसा राइट कर दो, दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट पॉजिटिव है यानी ए, डिजीज है यानी E1, ये हमने फाइंड करना है। तो अब आप यहां क्या लगाओगे, यूजिंग बेज थ्योरम, आपने ये जरूर मेंशन करना है। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाय E1। बार बार 5th क्वेश्चन है जिसमें मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो इतना लगाने के बाद तो फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाता है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर आप सच्चे मन से इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन ना आए। ठीक है भाई, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है, 1/1000 999/1000। तो ये E1 की हो गई 1/1000। A बाय E1 की हमारी हो जाती है 9/10 डिवाइडेड बाय 1/1000 इंटू 9/10 और 9999/1000 इंटू A बाय E2 करेंगे तो 5/1000। थोड़ा ध्यान दें, न्यूमरेटर में आ रहा है 10,000 डिवाइडेड बाय 9/10,000 प्लस ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, करें या नहीं करें, नहीं करते हैं। 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45 प्लस 4 49, फिर 49 और नीचे 3 + 3 6 जीरोज आ रही हैं, तो ये आपका 10 लाख। लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 10 लाख आ जाएगा, 3 0 जी और 3 0 जी। ठीक है भाई, अब हम इसका लेते हैं LCM। क्या मुझे यहीं करा देना चाहिए? आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। तो ये था रिजल्ट हमारा जो मैंने पीछे से यहाँ पिक कर लिया है, राइट कर दिया है। तो न्यूमरेटर तो हमारा आ गया एज इट इज, डिवाइडेड बाय यहाँ आपका 10 लाख LCM आएगा। ठीक है भाई, तो 10 लाख LCM आएगा तो 4 जीरोज ये हैं, तो 4 जीरोज यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरोज बचेंगी, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 900 + 4 995। इसकी एडिशन अब हम यहाँ करते हैं। न्यूमरेटर में आएगा 9/10,000 डिवाइडेड बाई, इक्वल टू का साइन कोशिश किया करो यहाँ लगे, इट विल बी 5 9 9 + 9 18 कैरी 1 5 डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, रिवर्ट कर दो इस पूरे रिजल्ट को, 9/10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 5895। 4 जीरोज से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाती हैं। एंड लेट मी चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। क्या तरीका होता है? 3 से डिवाइड होना चाहिए ये, इसकी या इसकी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। लेट अस ऐड द डिजिट्स, 5 + 5 10 + 8 18 + 9 27। yes, it is divisible। 1 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, carry remainder is 4, then 9 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो it is 100/655, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 1। तो 20/131 is the answer। हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इफ यू कन्वर्ट इट इन डेसिमल इट विल बी 0.152। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
5। देखिए बेटा, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन आई थॉट दैट आई शुड टेल द आंसर। तो मैंने देखा कि माई बुक इज द ओल्ड वन, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना दैट इज 99% इफेक्टिव है, दैट इज 99% इन सम बुक्स। तो मैंने ये 90% नोट किया है, शायद मेरी बुक में ये रोंग है। तो 99 से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो, ठीक है, 99% से, तो क्या चेंजेज हमारे आने वाले हैं आप देखिए। यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, और ये आ गया 99% यहाँ पर। तो इट विल बी 99/100, दिस विल बी 99/100। क्लियर। तो ये जो रिजल्ट है अब यहाँ पर टोटली चेंज होने वाला है, ये हो गया 99/100, 99/100। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये माइनर सी मिस्टेक है, ये अभी आंसर इसीलिए टैली नहीं हो रहा था। 99/1 लाख एंड दिस इज 99/1 लाख। क्लियर है यहाँ तक आपको? भाई 99/1 लाख यहाँ आ जाता है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी आगे जाकर। तो ये चेंजेस मैं यहाँ ले आई हूँ एंड आई थिंक नाउ, क्योंकि ये 99 है तो हम जब एलसीएम लेंगे, नहीं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम एलसीएम ले ही लेते हैं। तो इससे आगे का जो करेक्शन है वो मैं रेड पेन से करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 99/1 लाख, ठीक है भाई। और जब हम यहाँ 10 लाख एलसीएम लेंगे, 10 लाख एलसीएम लेंगे तो 1 लाख ऑलरेडी है, ठीक है, तो एक ही जीरो बचती है, तो ये 990 हो जाता है बेटा जी। क्लियर। और ये 4995, तो 4995 में जब आप 990 ऐड करते हो तो इट विल बी 5985। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है डिजिट्स वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, इट इज 5985। क्लियर। आई थिंक वी शुड अगेन सॉल्व द रिजल्ट। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा न्यूमरेटर में तो आएगा 99/1 लाख, 99/1 लाख, ठीक है भाई। और डिवाइडेड बाय अब आपने ये ध्यान देना इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है 5985 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 5985 डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो इसे हम रिवर्ट कर देते हैं 99/1 लाख इंटू 10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5985। तो 5 zeros cancels these 5 0 1 0 is left. Now 990/5985, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 0, 9 6 जा 54, I think 9 6 जा 54, and I will divide it here, 9 6 जा 54, 5 again 9 6 जा 54 and 9 5 जा 45. Okay, तो this is the result. Then 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 and again 5 3 जा 15. So answer will be 22/133. तो पीछे जो कैलकुलेशन थी वो आप देख लीजिएगा। इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं और यहाँ जस्ट एक माइनर चेंज हमारा आया है, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें वो नहीं है कि 99% था, उसकी वजह से कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट पर या पूरे सॉल्यूशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ कैलकुलेशन हमारी आगे जाकर रॉन्ग हो गई थी। तो इसे अब मैंने यहाँ पर ये करेक्ट कर दिया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एज पर द स्टेटमेंट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। मैं अभी आपको बोल रही थी कि इनिशियल क्वेश्चन है तो 2 ही 2 केस आ रहे हैं, यहाँ पर 3 केसेज जब आपके पास आएंगे। देयर आर 3 कॉइन्स, ठीक है। 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन, ये हेडेड है भाई, HEADED, 2 हेडेड का मतलब उसके दोनों तरफ हेड है। अब आप कहोगे दोनों तरफ हेड कैसे हो सकता है? हो सकता है शोले में अमिताभ बच्चन के पास कॉइन था, वॉच द मूवी शोले, और उसमें आप देखेंगे कि एवरी टाइम ही विंस द टॉस, कैसे विन करता था कि उस पर ना कॉइन पर दोनों तरफ ही हेड बना हुआ था, फर्स्ट साइड भी हेड था, सेकंड साइड भी, तो उसमें हेड आने पर जीतने के चांसेस थे, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, ठीक है। अनदर इज अ बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड यानी कि वो भी फेयर नहीं है, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? That comes up heads 75% ऑफ द टाइम, कि जब भी हम उस कॉइन को टॉस करते हैं ना तो उसमें हेड 75% आता है, यानी कि अगर मैंने 4 बार टॉस किया तो 3 बार हेड आएगा। एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, और थर्ड कॉइन अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड कॉइन में हमें पता होता है कि हेड भी हाफ टाइम्स आता है और टेल भी हाफ टाइम्स आता है। क्लियर है आपको? ये बात समझ आ रही है भाई? 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं हमारे पास। पहले कॉइन में तो हेड ही हेड है, यानी कि इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1 है और टेल है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 है।
दूसरे क्वाइन में हेड की प्रोबेबिलिटी 75% है, दैट इज 75/100 यानी 3/4, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और थर्ड क्वाइन में हेड भी 1/2 टाइम्स आएगा और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ये बात आपको इस क्वेश्चन में अब तक बताई गई है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। तीनों क्वाइन है, हमने क्वाइन को चूज किया और उसको टॉस कर दिया, एंड इट शोज हेड, और उसने फिर हेड दिखाया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड क्वाइन। ठीक है, इट शोज हेड यानी ये गिवन है, हेड हमें गिवन है, हेड हमें गिवन है, तो ये तो ए हो गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड क्वाइन, तो ये हमारा कोई E1 या E2 या E3 में से एक हो जाता है। क्लियर। तो अब हम कैसे सॉल्यूशन करें, थोड़ा सा मैं इसका जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, काफी कुछ इसमें लिखना पड़ता है, तो आप अपनी फेयर नोटबुक में थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। वन ऑफ द 3 क्वाइंस इज चूजन एट रैंडम है, तो व्हेन अ क्वाइन इज चूजन, व्हेन अ क्वाइन इज चूजन, तो 3 केसेस अराइज, 3 केस हमारे अराइज होते हैं, और वो 3 केस कौन कौन से हैं कि लेट E1 बी द इवेंट दैट इट इज अ 2 हेडेड क्वाइन, 2 हेडेड क्वाइन इज चूजन। E2 बी द इवेंट दैट अ बायस्ड क्वाइन इज चूजन। E3 बी द इवेंट दैट अनबायस्ड क्वाइन इज चूजन। 3 क्वाइन है, 3 में से एक चूज करना है, तो E1 की, बल्कि यही लिख देती हूं मैं, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 में से कोई एक क्वाइन हमने चूज करना है। क्लियर है यहां तक आपका। आगे बढ़ते हैं। इट शोज हेड, हेड को हमने ए इवेंट मान लेना है कि लेट ए बी द इवेंट, जब क्वाइन को टॉस किया, व्हेन क्वाइन इज टॉस्ड, आप यहां लिखना चाहें तो लिख दे, ज्यादा लंबा करने से कंफ्यूजन हो जाता है और कोई बात नहीं है, आप सीमित लिखते हैं, यू विल गेट द मार्क्स। लेट ए बी द इवेंट दैट क्वाइन शोज अ हेड, क्वाइन ने हेड शो किया। अब हेड कब शो किया, 2 हेडेड क्वाइन था तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, बायस्ड क्वाइन है तो क्या है। तो अब हम नाउ पहला केस कि क्वाइन शोज हेड, उसने हेड तो शो कर दिया, गिवन दैट इट इज 2 हेडेड, इट इज 2 हेडेड, तो क्वाइन शोज हेड यानी ए, गिवन दैट A/E1। अब जब 2 हेडेड क्वाइन है तो भैया उसको टॉस करोगे तो हेड ही आना है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 हेड आने की। अभी मैंने बताया 2 हेडेड क्वाइन पर हेड की प्रोबेबिलिटी 1 है और टेल की 0 है। सेकंड केस क्या बनेगा, अब मैं उसको लिखूंगी नहीं, आप लिख लेना, क्वाइन शोज हेड गिवन दैट इट इज बायस्ड क्वाइन, तो वो हो जाएगा A/E2। बायस्ड क्वाइन में हेड कितनी बार आ रहा है, देख लो भैया, 75% आ रहा है, तो ये हो जाएगा 75%, यानी कि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, सिंपल कैंसिल कर दिया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, अनबायस्ड क्वाइन में हेड कितनी बार आएगा, 1/2। बात को समझ रहे हो, ए का मतलब हेड आना, हेड कब आएगा, जब 2 हेडेड क्वाइन है तो हेड आ रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी है। बायस्ड क्वाइन लिया, फिर उसको उछाला, फिर हेड आया, तो भैया 75% चांसेज है, तो 3/4 हो गया। अनबायस्ड क्वाइन लिया और फिर हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड क्वाइन, और ये हमें गिवन था कि हेड शो कर चुका है। नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट क्वाइन इज 2 हेडेड, क्वाइन इज 2 हेडेड गिवन दैट इट ऑलरेडी शोज हेड। क्लियर है, हेड शो हो चुका है यानी ए आ चुका है, लेकिन 2 हेडेड है। 2 हेडेड को क्या नाम दिया भैया, देख लो, 2 हेडेड को हमने E1 नाम दिया बेटा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हमने निकालना है। किसका यूज हमने यहाँ करना है, बेस थ्योरम का। तो ये अब ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1, और अब तीनों केस यहाँ पर आपके आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। गॉट इट। आगे बढ़ूँ अब मैं, तो ये देखो भैया आप एक बार,
अब इनकी वैल्यू जरा रख दें। 1/3 A/E1 की 1 है, डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3 इंटू A/E2 कितना है 3/4, फिर 1/3 इंटू 1/2। जस्ट कैलकुलेट, 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3, इधर देखो 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 1/6। डिनोमिनेटर में 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 1/3 न्यूमिनेटर में, नीचे 12 एलसीएम, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। इट विल बी 1/3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9/12, 1/3 इंटू 12/9, 3 4 जा 12 एंड दिस इज इक्वल टू 4/9। तो हमारे पास आ जाएगा, 1 मिनट में, अब दिख रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज 4/9। दिस इज द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। शर्त यही है, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि मैंने ये लेक्चर लेट अपलोड कर रही हूँ मैं 13th चैप्टर का। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन मैंने कराए हैं, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन कई बार करवा चुकी हूँ, 2 टाइम्स एटलीस्ट मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 स्कूटर वालों का इंश्योरेंस किया, 4000 कार वालों का किया, 6000 ट्रक वालों का। क्लियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि स्कूटर वाला एक्सीडेंट करेगा, देखो रिस्पेक्टिव का मतलब क्रमशः, इन अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। तो हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं, हम स्कूटर, कार और ट्रक के ऑर्डर में चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट भी स्कूटर, कार और ट्रक से ही हो रहे हैं। स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। कार वाले का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है। ट्रक वाले का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स, जो लोग इंश्योर्ड है उनमें से किसी एक का, मीट विद एन एक्सीडेंट, किसी एक बंदे का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो E1, E2, E3 में से कोई एक होता है, और जो हो चुका है, क्या हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, वो A इवेंट होता है। गिवन दैट नहीं लिखा हुआ, गिवन दैट नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है कि भाई एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं कि भाई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, तो 3 केसेस हमारे पास होंगे। तो E1 बी द इवेंट दैट, जिस ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ है तो वो दैट ड्राइवर इज अ स्कूटर ड्राइवर, दैट इज ए स्कूटर ड्राइवर। E2 बी द इवेंट दैट इट इज अ कार ड्राइवर, और E3 बी द इवेंट दैट इट इज अ ट्रक ड्राइवर। क्लियर है। तो इंश्योरेंस कितने बंदों का हो रहा है टोटल, वी विल कैलकुलेट 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12,000 का हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 2000 डिवाइडेड बाय 12,000 कैंसल्स 1/6। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 4000 कार ड्राइवर्स हैं, 4000 डिवाइडेड बाय 12,000, इट विल बी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। एंड व्हाट अबाउट द ट्रक ड्राइवर्स, E3 यानी कि 6000 बाय 12,000, इट विल बी 1/2। तो इंश्योरेंस ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स प्रोबेबिलिटी इज 1/6, कार ड्राइवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस इज 1/3 एंड फॉर ट्रक ड्राइवर्स इट इज 1/2। अब मैं ए आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दैट अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो उसको हमने नाम दे दिया ए। लेट ए बी द इवेंट दैट एन इंश्योर्ड पर्सन, that an insured person meets with an accident, जिसका इंश्योरेंस हुआ था उसका एक्सीडेंट हो गया। 3 केसेस फिर से आ जाते हैं हमारे पास कि ट्रक स्कूटर ड्राइवर था, फिर एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दे रखा 0.01, आप इसे नोट कर लीजिएगा, 0.03 एंड 0.15। द प्रोबेबिलिटी 0.01, दैट इज 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, कार ड्राइवर था फिर एक्सीडेंट हुआ, 0.03, दैट इज 3/100। ट्रक ड्राइवर था एंड देन इट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो 0.15, दैट इज 15/100। सिंपल। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट अ पर्सन हैज ऑलरेडी मीट्स विद एन एक्सीडेंट, मीन्स एक्सीडेंट हो चुका है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, मीन्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट एक्सीडेंट हैज
ऑलरेडी अकर्ड एंड ही इज ए स्कूटर ड्राइवर. स्कूटर ड्राइवर हमने E1 लिया है, तो E1 बाय A. अगेन वी आर यूजिंग बेस थ्योरम हेयर, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देयर सिग्मा, ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व. 1 by 3 and this is 1 by 100 divided by 1 by 3 into 1 by 100. Then no, it's not 1 by 3. First one is 1 by 6. 1 by 6. Probability of E1 is 1 by 6. Last question का ध्यान रहा, 1 by 6. Then again second is 1 by 3 and third is 1 by 2. तो 1 by 3 E2 की probability and A by E2 की probability है 3 by 100. E3 की probability है 1 by 2 and this is 15 by 100. क्लियर. तो ये हमारा आ जाता है 1 by 600 तो न्यूमरेटर में, और 1 by 600 प्लस 1 by 100 प्लस 15 by 200 डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए. अगर आपको डेसिमल से इजी लगता है तो यू कैन यूज द डेसिमल ऑल्सो. 600 हमने एलसीएम लिया तो इट इज 1. 100 से डिवाइड करेंगे तो 6, 200 से डिवाइड करेंगे 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 45. दोनों का एलसीएम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में 1 रह जाता है और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाता है 45 प्लस 6 51 बाय 1. 1 बाय 52 इज द प्रोबेबिलिटी. तो बेटा ये 7 क्वेश्चंस आपके इस लेक्चर में मैंने सॉल्व कराए हैं. अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.